नारायणगुड़ा गांव में पार्वती नाम की एक औरत थी। उसका पति बहुत साल पहले मर जाने पर उसकी दो बेटियां चंद्रिका और हरिता को किसी भी चीज की कमी नहीं होने के लिए वो उस गांव में तरह तरह के काम करती थी। मेहनत करके आए हुए पैसों से उसकी दोनों बेटियों को बहुत पढ़ाती थी। इसीलिए अभी पार्वती की दोनों बेटियां शहर में रह के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एक बार विनोद नाम के एक लड़के से उसकी शहरी बेटियों के लिए बैंक से निकाले पैसे भेजते समय विनोद ऐसे कहने लगा, देखो मौसी, मुझे तुम गलत मत समझो। तू बहुत मेहनत करके कमाए पूरे पैसे बहनों को ही भेजने से यहाँ तेरी तबीयत खराब होने से कैसे मौसी? तू हर महीने पैसे भेजती रहती हो, पर एक बार भी दोनों वहाँ शहर में क्या कर रहे हैं, कैसे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, क्या तुमने कभी देखा है? दिन अच्छे नहीं है मौसी, एक बार हम दोनों बहनों के पास जाकर देखते हैं। बताओ कब जाएंगे, तब मैं छुट्टी लूंगा। ऐसे एक परोपकारी की तरह बताता है। तब पार्वती ने, बेटे, तुमने ठीक कहा, दिन ठीक नहीं है, पर मेरी बेटियां मेहनत झेल कर बड़े हुए। इस माँ का सर ऊंचा करके पढ़ के वो बड़े महान बनेंगे, मुझे विश्वास है बेटा। एक बात बोलो, मेरी बेटियों पर शक करना मतलब खुद का अपमान करना है बेटा। इस प्रकार उसकी दोनों बेटियां चंद्रिका और हरिता पर अंधे विश्वास से वहां गांव में बहुत तकलीफें झेल रही थी वो माँ। अब शहर में दोनों लड़कियां क्या कर रहे हैं देखते हैं। दोनों बहनों के कमरे में टाइम 11 बज रहे थे। तब नींद से उठकर हरिता उसका फोन देखती है। उसमें माँ के भेजे पैसे अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज देखकर हरिता के बाजू सोई रही उसकी दीदी को देखकर हरिता ऐसे कहने लगी, दीदी जल्दी उठो, माँ पैसे भेजी। आज हम ब्यूटी पार्लर जाएंगे दीदी, हमें इवनिंग पार्टी है ना, वहाँ जाने के लिए रेडी होना है दीदी। ऐसे कहने पर चंद्रिका नींद से उठकर ऐसे कहने लगी, प्लान अच्छा है, पर आज लैब इंटरनल्स है, कॉलेज को जाना है ना। दीदी, कॉलेज जाना जरूरी है क्या? अटेंडेंस और एग्जाम सभी पैसों से मैनेज कर सकते हैं दीदी, लेकिन वो पार्टी एक बार मिस होने से फिर नहीं मिलेगा दीदी। ऐसे कहने पर दीदी चंद्रिका जल्दी से फ्रेश होके दोनों कॉलेज को डुम्मा मार के ब्यूटी पार्लर को जाते हैं। इस प्रकार माँ गरीबी को सहकर बेटियों के खर्चे के लिए पैसे भेजने से ये दोनों बहनें उनकी हैसियत भूलकर अमीर बेटियों की तरह बेकार खर्चे करके एक फॉल्स प्रेस्टीज से पैसे और समय बर्बाद कर रहे थे। ऐसे थोड़े दिन बीत जाने के बाद एक बार पार्वती को बेटियां बहुत याद आने पर उन्हें देखने के लिए बिना बताए अकेली उसकी बेटियां पढ़ रहे कॉलेज को जाती है। वहां दोस्तों से बेकार बातें कर रहे चंद्रिका और हरिता के पास एक लड़की पार्वती को लेके वहां जाती है। उसके बाद वो ऐसे पूछने लगी, हे बेबी, ये कहती है ये तुम्हारी माँ है, बहुत देर से तुम्हें कॉलेज में पूछ रही है। व्हाट, दिस पुअर लेडी इज योर मदर बेबी? मतलब तुम दोनों अभी तक झूठ बोलते आ रहे हो क्या? आर यू नॉट रिच? ऐसे कहने पर फटे कपड़ों में रहे उनकी माँ को देखकर दोनों बहनें घबराकर पानी निगलते हुए ऐसे कहने लगे, छी छी, शी इज नॉट अ मदर बेबी, ये कोई भिखारी लगती है। हमारा रेंज क्या है और इसका रेंज क्या है? या बेबी, देखने से पागल लगती है, इसके बच्चे भी हमारे जैसे ही होंगे। ऐसे कह के माँ को अनजान मार के बातें करने पर उस माँ का दिल टूट जाता है। तब वो ऐसे कहने लगी, इतने सालों से मैंने अपने बच्चों को कोई कमी होने नहीं दी, ताकि मेरी परेशानी मेरे बच्चों पर ना पड़े। मैं कूली का काम करके तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आसपास के लोगों से पैसे कर्जे में मांगकर भिखारी बनी, पर आज तुम्हारी बातें सुन के मैं मर गई। ऐसे कहकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो जाने के बाद सभी दोस्त दोनों बहनों को बहुत बातें बोलते हैं। दोनों को अपमान होने के बाद ऐसे बातें करने लगे, बहन, हम बहुत बड़ी गलती किए। इतने दिन माँ मेहनत करके हमें पैसे भेजती रही, पर हम ये सब भूलकर यहाँ के अमीर बच्चों की तरह
हम भी बेकार खर्चे किए। हाँ दीदी, बेचारी माँ हम पर कई उम्मीदें रखी। वो ढंग के कपड़े भी नहीं खरीदी। वो पूरे पैसे हमें ही भेजती रही, पर हम उसे भिखारी बोले। हमने बहुत अपमान किया दीदी। शायद भगवान हमें माफ नहीं करेगा, इसीलिए हम माँ के पैरों पर पड़ के माफी मांगते हैं। शायद भगवान हमें माफ नहीं करेगा, पर माँ हमें जरूर माफ करेगी बहन। ऐसे सोचकर उनके घमंड को बाजू रख के जिस प्रकार गांव से शहर को आए थे, उसी प्रकार उनकी हैसियत को याद करके उनके माँ के पास जाकर पैरों पर पड़ते हैं। तब बेटियों में आई बदलाव और पश्चाताप देखकर पार्वती दोनों को माफ कर देती है। इस प्रकार शहरी बहनें दिखावे पर ना जाकर जिंदगी जीने लगे। गोलकपुर नाम के गांव में वेंकन्ना था जो लकड़ियां मारता था। वो उसके गांव के पास रहे जंगल में लकड़ियां मारकर उनमें से बड़े बड़े लकड़ियों को उसके जान पहचान के एक फर्नीचर वाले को थोड़े ज्यादा पैसों में बेचकर बाकी बचे लकड़ियों को कम दाम में बेचकर आए हुए पैसों से उसका परिवार चलाता था। ऐसे मेहनत किए वेंकन्ना को 2 बेटियां हैं। उसकी दोनों बेटियों के लिए ही वेंकन्ना बहुत मेहनत करता था, इसीलिए कमाए पैसों में से बेटियों को किसी भी चीज की कमी होने नहीं देता। एक दिन सुबह कुल्हाड़ी कंधे पर रख के जंगल को जा रहे पिता से बड़ी बेटी चंद्रिका ऐसे कहने लगी, पिताजी, आज लकड़ियां मारने आप मत जाइए, घर में आराम कीजिए ना। ऐसे कहने पर पिता ऐसे जवाब देने लगा, वो कैसे होगा बेटी, हमारी हर रोज की कमाई है ना, हमें आराम करने की जिंदगी बिताने का भाग्य कहाँ है बेटी। कोई बात नहीं, मैं जाके आऊंगा। इतने में छोटी बेटी हरिता वहाँ आके ऐसे कहने लगी, क्यों दीदी, क्या हुआ पिताजी को? आज उनको क्यों रोक रही हो दीदी? तब चंद्रिका ने, कल रात तुझे सरदर्द होने पर तू जल्दी सो गई ना, खाना खाने के लिए भी नहीं उठी तू। पर आधी रात को पिताजी का दायां पैर बहुत दर्द हो रहा बोले। तब वो दर्द कम होने वाला तेल है ना, वो तेल से मैं पिताजी के पैर को मर्दना की। उसके बाद उनको दर्द थोड़ा कम हुआ, इसीलिए आज मैं उन्हें आराम करने को कह रही हूँ। ऐसे कहती है। पर दोनों बेटियों की बात नहीं सुनता और जंगल में लकड़ियां मारने गया वेंकन्ना। वहाँ लकड़ियां मारते समय अचानक से नीचे गिर के गिड़गिड़ाने लगा। उसी समय वहाँ लकड़ियां मारने दूसरे व्यक्ति आने पर नीचे गिरकर गिड़गिड़ा रहे वेंकन्ना को जंगल से गांव में ले जाकर वेंकन्ना के बारे में जानकारी करके आखिर में उसे उसके घर पहुंचाते हैं। उस दिन रात को हरिता घबराती हुई आती है। तब तक पिता को सुला के उसके पास रहे चंद्रिका से बहन ऐसे कहने लगी, दीदी, पिताजी जंगल में गिर गए क्या? अभी वो कैसे हैं दीदी? उन्हें क्या हुआ? ऐसे पूछने पर चंद्रिका बहुत दुख होकर ऐसे कहने लगी, पिताजी को पक्षघात आया है बहन। थोड़ी देर पहले डॉक्टर आके पिताजी को देख के गए। कह रहे थे कि पिताजी नॉर्मल होने के लिए भगवान पर भरोसा करना है। ऐसे कहने पर दोनों बहनें उनके पिता की स्थिति को देखकर बहुत रोते हैं। वेंकन्ना बेटियों को सांत्वना करता है। ऐसे 1 हफ्ता तक वेंकन्ना की देखभाल करके दोनों बेटियां एक दिन पिता से ऐसे कहने लगे, पिताजी, आज से मैं और बहन जंगल जाकर लकड़ियां मार के लाएंगे। ऐसे कह के पिता को मनाकर जंगल को जाते हैं। वहाँ लकड़ियां काटते समय एक बैंगन का पौधा दिखाई देता है। उसको बहुत सारे बैंगन रहना देखकर हरिता ऐसे कहने लगी, दीदी, हम एक काम करते हैं, ये लकड़ियां बेचने से हमें काफी पैसे नहीं आएंगे ना, और पिताजी के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए, इसीलिए ये बैंगन तोड़ के ले जाएंगे। उन्हें बेचने से थोड़े और पैसे मिलेंगे ना। ऐसे कहने पर दोनों बहनें पास रहे बैंगन के पौधे से बैंगन तोड़ने लगे। बहुत सारे बैंगन आने पर उन्हें ले जाकर मार्केट में बेचते हैं। तब वो ताज़े बैंगन बेचने पर उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। उसके बाद चंद्रिका बहन हरिता से ऐसे कहने लगी, देखो बहन, ये बैंगन हमें बहुत पैसे दिलाई ना। ऐसे बातें करके खुशी से पैसों के साथ घर जाते हैं। अगले दिन उसी जंगल को लकड़ियां लाने जाने पर
फिर से बैंगन के पौधे को बहुत सारे बैंगन देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। फिर से उस दिन भी बैंगन तोड़कर ले जाके मार्केट में बेचते हैं। ऐसे एक हफ्ता बीतने के बाद एक दिन हरिता ऐसे कहने लगी, दीदी, जंगल में रही वो बैंगन का पौधा हमारी मुश्किलों को दूर की ना, इसीलिए हम उस पौधे को लाकर हमारे बगीचे में डालेंगे दीदी। बहुत अच्छा आइडिया है बहन, कल आते समय हम उसे घर लाएंगे। ऐसे कहकर अगले दिन जंगल जाकर देखने पर वहाँ वो बैंगन का पौधा दिखाई नहीं देता। तब वो बहनें लकड़ियाँ मार के निराशा से घर वापस आते हैं, पर उनके बगीचे में देखने से वो बैंगन का पौधा वहाँ रहता है। तब समझ में आता है दोनों बहनों को कि वो एक माया बैंगन का पौधा है। तब चंद्रिका ऐसे कहने लगी, देखी बहन, भगवान हमारी परेशानियां नहीं देख सका और हमें ये माया बैंगन का पौधा दिया। कल से हम ये माया बैंगन बेच के हमारे पापा का इलाज अच्छे से करवा सकते हैं। हाँ दीदी, पापा कहते हैं ना, हम किए अच्छे काम हमारे चारों ओर ही घूमती है। वो हमें जरूरत पड़ने पर बिना बुलाए ही आ जाती है। शायद ये वही है दीदी। ऐसे खुशी की सांस लेते हैं। इस प्रकार पिता विकलांग होने पर अंधकार में फिसल रहे दोनों बहनों के जिंदगियों को एक माया बैंगन बचाती है, उनको जीवन में एक नई उम्मीद दिलाती है।